स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग ने नोटेबल स्कॉलर्स में 3 नोटेबल स्कॉलर्स देख चुके हैं, रेनी डेस्कार्ट, वोल्टेयर और हेगल के बारे में। अभी हेगल के एक न्यू थियोरी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इट इज़ गुड टू नो दिस। अकॉर्डिंग टू हेगल, ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ एनी इवेंट हैपन इन टर्म्स ऑफ 2 डायरेक्ट अपोजिट। हेगल के अकॉर्डिंगली अगर किसी इवेंट के बारे में हमको प्रॉपरली पता करना है तो अपोजिट, उसके 2 अपोजिट डायरेक्शंस हमको पता होना ज़रूरी है, जैसे कि ट्रू फॉल्स, गुड एंड बैड। किसी भी इवेंट के बारे में, किसी भी बात के बारे में हमें जानने की ज़रूरत है तो हमको 2 अपोजिट डायरेक्शन के बारे में पता होना ज़रूरी है। हमारा माइंड कभी भी किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता इन द सेंस कि ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड ट्रू नेचर ऑफ ए इवेंट। इवेंट के बारे में हमको सच्चाई से तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हमको गुड और बैड पता चले, ऑपोजिट्स पता चलेंगे, तब जाके वो इवेंट कितना सच्चा है कितना झूठा वो हमको पता चलेगा। ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड ट्रू नेचर ऑफ इवेंट्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ऑपोजिट। ऑपोजिट्स अंडरस्टैंड नहीं किया तो हम लोग वो इवेंट्स के ट्रू नेचर को कभी समझ नहीं पाएंगे। और ये पूरे थ्योरी को हेगल ने, इस पूरे थ्योरी यानी कि ये पूरे मेथड को जो कि ऑपोजिट के ऊपर बेस्ड है, ये पूरा मेथड जो बेस्ड ऑन ऑपोजिट है, इसे हेगल ने डायलेक्टिक्स नाम दिया है। अब ये डायलेक्टिक्स मेथड के 3 इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल पार्ट है। पहला है एट द बिगिनिंग अ थ्योरी इज प्रपोज्ड नोन एज थीसिस। डायलेक्टिक्स में बिगनिंग में क्या होता है, एक थ्योरी प्रपोज की जाती है, एक थ्योरी स्टार्ट की जाती है, थ्योरी के बारे में रिसर्च स्टार्ट किया जाता है जिसको थीसिस बोला जाता है। अब वो जो थीसिस है, वो थीसिस में जो कुछ भी छूट गया है, जो कुछ भी पॉइंट्स छूट गए, अनदर थ्योरी इज प्रपोज्ड व्हिच इज सिमिलर टू द थीसिस व्हिच इज नोन एज एंटीथीसिस। अभी उस थीसिस में जो कोई भी पॉइंट्स छूट गए हैं या सिमिलर पॉइंट्स है जो कि उस थीसिस में नहीं लिखे हुए, वो इस एंटीथीसिस में लिखा जाता है। यानी कि थीसिस में क्या लिखा जाता है, बिगिनिंग ऑफ अ थ्योरी। थ्योरी जब बिगिन होती है वो थीसिस में लिखा जाता है। देन दूसरी थ्योरी प्रपोज की जाती है जिसे बोला जाता है एंटीथीसिस, जो कि थीसिस से सिमिलर है। थर्ड में दोनों चीज़ों के ऊपर यानी कि थीसिस एंड एंटीथीसिस दोनों के ऊपर लॉजिकल डिस्कशन किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है दोनों को, और दोनों थ्योरी के मिक्सचर करके एक न्यू थ्योरी बनाया जाता है और वो न्यू थ्योरी को बोला जाता है सिंथेसिस। अभी हमारे नेक्स्ट नोटेबल स्कॉलर्स है लियोपोल्ड वोल्ट-रैंकी। लियोपोल्ड वोल्ट-रैंकी 1795 to 1886। लियोपोल्ड वोल्ट-रैंकी बर्लिन यूनिवर्सिटी से थे। उन्होंने ऐसी थियरी प्रपोज की थी जिस वजह से हिस्टोग्राफी 19th सेंचुरी में पूरी तरीके से चेंज हो गया। उन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि एक अलग तरीके का मेथड यूज़ करना चाहिए हिस्टोरिकल रिसर्च में। देखते हैं उनका मेथड्स क्या था। इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ हिस्टोरिक टाइम्स आर गैदर्ड थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। उनका ये मानना था कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए। फिर से रिपीट करती हूँ, उनका क्या मानना था, जितना ज़्यादा हो सके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में से इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गैदर करना है। रिसर्चर्स नीड टू एग्जामिन द डॉक्यूमेंट विथ ग्रेटेस्ट केयर। अभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कब के हैं, पास्ट के, ठीक है। तो पास्ट के जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा क्या है, आज का एसेट है हिस्टोरिक टाइम का। तो रिसर्चर्स को क्या करना चाहिए, एग्जामिन करते वक्त उन डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, बिकॉज एक बार वो डॉक्यूमेंट खराब हो जाएंगे तो वो डॉक्यूमेंट वापस रिकवर नहीं किए जा सकते। He believed originality of the document can lead to the historical truth of that period। उनका ये मानना था कि जितना डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होगा वो डॉक्यूमेंट जो है वो हिस्टोरिकल ट्रुथ को डिस्प्ले करेगा। उनके कलेक्शंस ऑफ आर्टिकल्स है जो कि 2 बुक्स में पब्लिश किए गए हैं। फर्स्ट बुक है द थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री एंड सेकेंड बुक है द सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। नेक्स्ट नोटेबल स्कॉलर है कार्ल मार्क्स।
1818 से लेकर 1883। In 19th century, new school of thoughts aroused a new thesis was formulated by Karl Marx। 19th century में एक नया स्कूल ऑफ थॉट्स आ गया था, यानी कि एक न्यू थॉट्स जनरेट हो गया था, और वो न्यू थीसिस किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंगली हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ आइडियाज़ के ऊपर बेस्ड नहीं है। हिस्ट्री में हम कुछ भी सोचकर सिर्फ आइडियाज़ नहीं क्रिएट कर सकते। हिस्ट्री है पास्ट में रहने वाले लिविंग पीपल के बारे में। डेफिनेशन है, अच्छी तरीके से याद भी करना है और ध्यान में भी रखना है। अकॉर्डिंग टू हिम हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ आइडियाज़ के ऊपर बेस्ड नहीं है। हिस्ट्री इज बेस्ड अबाउट लिविंग पीपल। ह्यूमन रिलेशनशिप जो होता है ना, इंसानों का जो रिलेशनशिप है वो फंडामेंटल नीड्स के ऊपर बेस्ड है। कोई भी पर्टिकुलर इंसान कोई भी रिलेशनशिप में रहता है तो वो पर्टिकुलर रिलेशनशिप में उसकी नीड्स होती है, तभी वो उस रिलेशनशिप में रहता है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है। इसीलिए कार्ल मार्क्स उस थ्योरी को इकोनॉमिकली कैसे लिंक कर रहे हैं? ओनरशिप एज वेल एज नेचर ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोस नीड। अभी ओनरशिप यानी कि कोई ओनर है, वो प्रोडक्शन क्यों करता है? ताकि उसकी नीड्स पूरा हो, और वो प्रोडक्शन से जो प्रोडक्ट आता है वो दूसरों की नीड्स पूरी करते हैं। फिर से एक बार बताती हूँ, जो ओनर है, ओनर प्रोडक्शन क्यों करता है? ताकि ओनर को उस प्रोडक्शन से फ़ायदा मिलता है, उसकी नीड है वो प्रॉफिट, और वो जो प्रोडक्शन करके बेचता है वो दूसरों की नीड्स पूरी करती है। यानी कि पूरी तरीके से ह्यूमन रिलेशनशिप जो है वो एक दूसरे के नीड्स के ऊपर बेस्ड है। अभी सबकी नीड्स डिफरेंट है, हर डिफरेंट स्टेट ऑफ सोसाइटी, हर सोसाइटी की नीड्स डिफरेंट है। ज़रूरी नहीं कि हर सोसाइटी को इक्वली वो नीड मिले। एक्सेसिबिलिटी ऑफ द मीन्स मे नॉट बी इक्वल इन डिफरेंट स्टेट ऑफ सोसाइटी। ज़रूरी नहीं है प्रोडक्शन हुआ है तो सबको सब कुछ इक्वली मिले। कुछ ऐसे स्टेट ऑफ सोसाइटी है जहाँ पे इक्वली कुछ नहीं मिलता। उस इनइक्वालिटी की वजह से क्या हो गया है हमारे सोसाइटी में? डिवीजन ऑफ सोसाइटी। और उस इनइक्वालिटी की वजह से लोगों में डिवीजन ऑफ सोसाइटी हो गया, जिस वजह से आज क्लास स्ट्रगल हो गया। क्लास स्ट्रगल जैसे कि अभी अपर कास्ट लोअर कास्ट जो तुम लोगों को पता है, वो इस वजह से हुआ है क्योंकि सबको सब चीज़ें इक्वल नहीं मिल रही थी, जिस वजह से डिवीजन ऑफ सोसाइटी हुआ, जो आज क्लास स्ट्रगल में कन्वर्ट हो गए। कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना था कि ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो पूरी तरीके से क्लास स्ट्रगल के ऊपर बेस्ड है। क्लास स्ट्रगल के ऊपर बेस्ड है, जिसमें अपर कास्ट जो है वो लोअर कास्ट के ऊपर इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करता है। उनकी बुक डास कैपिटल जो है वो उन्होंने लिखी है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही फेमस बुक है, जो बहुत सारे लोग रेफर करते हैं। नेक्स्ट है एनएल स्कूल। ऑन द onset of 20th century, a new school of historiography arose in France named एनएल स्कूल। 20th सेंचुरी जब स्टार्ट हो गया था, एक नया स्कूल फ्रांस में एस्टेब्लिश हुआ, जो कि किसके ऊपर बेस्ड था? हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर। वो स्कूल का नाम था एनएल स्कूल। एनएल स्कूल ने हिस्टोग्राफी को एक अलग सा इम्पैक्ट दे दिया है, एक न्यू डायरेक्शन दे दी है। एनएल स्कूल का ऐसा मानना था, हिस्ट्री वॉज नॉट ओनली अबाउट पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग्स, ग्रेट लीडर्स, वॉर्स। उनका ये मानना था कि हिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े पॉलिटिकल इवेंट्स, बड़े बड़े लीडर्स और वॉर्स के ऊपर बेस्ड होनी नहीं चाहिए, बल्कि हिस्ट्री में और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, जैसे कि क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सोशल डिवीजन। उस ज़माने के हिस्टोरिकल टाइम्स के सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट्स, ग्रेट लीडर्स, वॉर, ये सारी चीज़ें ही नहीं इंक्लूड होनी चाहिए हिस्ट्री में, बल्कि एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी के बारे में भी हिस्टोरिकल टाइम्स को बताना चाहिए। एनएल स्कूल स्टार्ट किया था एक फ्रेंच हिस्टोरियन ने। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मीन्स रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम द वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब नेक्स्ट हिस्टोग्राफी है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। इस हिस्टोग्राफी में जो हिस्ट्री है वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स पॉइंट ऑफ व्यू लिखी जाती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के बारे में। फंडामेंटल ऑफ फेमिनिज्म इज एस्टैब्लिश with the help of Simone de Beauvoir. She was a French। अभी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी किसकी वजह से स्टार्ट हुआ है? जो
स्टार्टिंग था फेमिनिज्म का, वो स्टार्ट किया था सिमोनी डी बिवियर ने, जो कि एक फ्रेंच थे। उनका ये मानना था कि फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में वुमेन्स रिगार्डिंग हिस्ट्री तो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ रीथिंक अबाउट मेन डोमिनेटिंग व्यू, यानी कि पहले के ज़माने में हिस्टोरिकल टाइम में जो मेल्स रहते थे, यानी कि आदमी जो रहते थे, वो किस हिसाब से औरतों के ऊपर डोमिनेटिंग थे, उस बारे में भी फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी बताता है। फिर से एक बार बताती हूँ, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में दो चीज़ें इन्वॉल्व है। पहला है वुमेन्स की हिस्ट्री, वो तो उसमें लिखी जाती है। सेकेंडली मेल डोमिनेटिंग व्यू, यानी कि जो मेल्स थे उस ज़माने में औरतों के ऊपर कैसे अपना कंट्रोल ये करते थे, उसके बारे में भी फेमिनिज्म में लिखा हुआ है। द हिस्टोरिकल रिसर्च फोकस डीपली ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वुमेन। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी वुमेन के हर एक एस्पेक्ट को स्टडी करता है। वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वुमेन यानी कि उनका एम्प्लॉयमेंट, उस टाइम पे वो लोग क्या क्या कामकाज करते थे, ट्रेड, उनकी फैमिली लाइफ कैसी थी, ये सारा सब कुछ इस हिस्टोरिकल रिसर्च में बताया जाता है। हिस्टोरिकल राइटिंग्स लिखने के बाद में, यानी कि फेमिनिज्म पे हिस्टोरिकल राइटिंग्स लिखने के बाद में आफ्टर 1990 जो वुमेन्स थे उनको इंडिपेंडेंट सोशल क्लास ऐसे डिक्लेयर किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1990 के बाद वुमेन्स को डिक्लेयर किया था इंडिपेंडेंट सोशल क्लास। नेक्स्ट स्कॉलर है माइकल फोकॉल्ट, 1926 टू 1984 तक। फोकॉल्ट ने न्यू थियरी, न्यू कॉन्सेप्ट दिया है हिस्टोग्राफी को, ठीक है। कौन सा थियरी उसने दिया है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इन हिज बुक आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज ही आर्ग्यू दैट prevailing practice of arranging historical events in chronological order is not right। उनका ये मानना था कि आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज यानी कि ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पढ़ते वक्त सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल इवेंट्स को क्रोनोलॉजी में डालो, ये थियरी रॉन्ग है। उनका ये मानना था कि द हिस्टोरिकल रिसर्च ऑफ आर्कोलॉजी डज नॉट लीड टू अल्टीमेट ट्रूथ बट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन वेरियस ट्रांजिशन दैट इज चेंज इन द पास्ट। उनका ये मानना था कि ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ हिस्टोरिकल इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली अगर हम बता रहे तो वो थियरी रॉन्ग है। थियरी राइट कब होगी, जब हम उस ट्रांजिशंस के बारे में एक्सप्लेन करें। इन शॉर्ट हिस्टोरिकल रिसर्च है जो आर्कोलॉजी का, वो तब तक सही नहीं होता तब जब तक उसका ट्रुथ नहीं पता चले। उनका ये मानना था कि हर हिस्टोरिकल रिसर्च ज़रूरी नहीं है कि वो अल्टीमेट ट्रुथ बताए, ठीक है। तो मेन जो अटेम्प्ट है वो किसके ऊपर दिखाना है, एक्सप्लेनिंग दी ट्रांजिशन यानी कि चेंज यानी कि डेवलपमेंट, किस हिसाब से डेवलपमेंट आया है ह्यूमंस में, वो एक्सप्लेन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन हिस्टोरिकल रिसर्च। एक्सप्लेनिंग दी ट्रांजिशन इन हिस्ट्री इज मोर इम्पॉर्टेंट। उनका ये मानना था कि हिस्ट्री में ट्रांजिशन यानी कि डेवलपमेंट जो है वो एक्सप्लेन करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उनका ये थियरी को उन्होंने क्या नाम दिया है, द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज। फोकॉल्ट ने बाकी हिस्टोरियंस की तरह बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च किया है, लेकिन कुछ ऐसे भी टॉपिक्स हैं जो कि उन्होंने स्पेशली किए है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ उन्होंने उसके ऊपर फोकस किया है, जैसे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइंस ऑफ मेडिसिन, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जेल में किस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि मैनेजमेंट होता था वो, ये सारा सब कुछ हिस्टोरिकल एनालाइज उन्होंने किया है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कंप्लीट होने के बाद अब आपका होमवर्क ये है कि चैप्टर के पीछे के सारे जो एक्सरसाइज है वो आपको अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ जो भी मैंने शॉर्ट पॉइंट्स दिए वो आपको आपके नोटबुक में कंप्लीट करके फ़ोटो मुझे ग्रुप पे भेजना है। अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।